जिन बातों में से हमने सबसे पहली बात पढ़ी थी आपके पास किसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास जो होती है वो स्लोप के बराबर होती है और स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और टेंजेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मेरे ख्याल से ये बात मैंने आपको एग्जांपल्स करके भी दिखाई थी, ठीक है। और इसके साथ मैंने इनके ग्राफ्स भी बनवाए थे, जिससे मैंने आपको सारी बातें क्लियर कर दी थी, एग्जांपल्स भी बताई थी इनकी। इसके अलावा आपको ग्राफ भी बनवाए थे, इससे मैंने आपको सारी एग्जांपल्स जो है वो क्लियर कर दी थी। आज जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन और एक और चीज़ आपको बताई गई थी, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी भी आपके पास स्लोप के बराबर होती है और स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। आपके पास जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आपके पास हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम अपनी आम जबान में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे होते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represents velocity. A number of people are still entering in the meeting. कॉन्स्टेंटली मुझे बच्चों को एडमिट करना पड़ रहा है। जल्दी जल्दी आ जाए करें, संडे की क्लास एक अच्छी क्लास हो जाती है, थोड़ा सा लंबी मिल जाती है। आपको पता है कि वो जो वीक वाली क्लास होती है उतनी लंबी मुझे नहीं मिल पाती। 1:10 पे तो मैं क्लास को शुरू कर रहा होता हूँ और फिर मुझे वो 1:50 के बजाय, मुझे पता है लेट हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल टाइम आपका 1:45 होता है, लेकिन मैं उसको लेट कर देता हूँ। जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्लास ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आज जो मुझे टॉपिक पढ़ाना है देख लें, उस टॉपिक का नाम है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी बार। ये बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, इसको भी वी बार से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बराबर है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ बात थी जो मैंने यहाँ पे लिखी। अब एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, सुनने गौर से। क्या बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस को हम कहते हैं पाथ लेंथ। क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ। अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर ही होगी। एग्जाम्पल भी दे दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगी। अगर पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, यानी कि पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए, तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास एवरेज स्पीड के ही बराबर होगी। उसको हम एवरेज स्पीड के बराबर ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल लेकिन अगर आपके पास पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो, तो फिर एवरेज वेलोसिटी विल नॉट बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो फिर एवरेज वेलोसिटी आपके पास एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होगी।
ठीक, ये आपके पास यहाँ पे बात हुई जो मैंने यहाँ पे आपको कराई। आप जरा गौर से देखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे टाइम था 0 सेकेंड, यहाँ पे टाइम था 2 सेकेंड, और उसने कवर किया 6 मीटर। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे इसकी एवरेज स्पीड बता दें, तो आप एवरेज स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे कर देंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना किया 6, और टाइम कितना लगा 2, तो आंसर आ गया इसका 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो आंसर इसका 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। अगर मैं कहूँगा कि मुझे इसकी एवरेज वेलोसिटी बता दें, तो अगर ये ऑब्जेक्ट, लिसन, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, ठीक है, और इस तरफ होता है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ जो होती है वो आपकी होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एवरेज जब मैं इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 2, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कितना है 2, तो मेरे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी भी अगेन कितनी आएगी आपके पास 6/2, और वो भी आएगी आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं आपको इसमें वेक्टर और स्केलर में फर्क करा के पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा, तो लेट सपोज ये मेरे पास बन जाएगी +3 मीटर पर सेकेंड, और ये +3 मीटर पर सेकेंड आपके पास की डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये +3 मीटर पर सेकेंड मेरे पास की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इसके मैग्नीट्यूड को जरा देखें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 3, यहाँ पे कितना आ रहा है 3, इसका मतलब एवरेज स्पीड, ये अगर एवरेज स्पीड है और अगर ये एवरेज वेलोसिटी है, तो दोनों आपके पास सेम आ रही है। और दोनों सेम कब आ रही है चेक कर सकते हैं, जब आपके पास पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम। तो अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू आपके पास सेम होगी, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों आपके पास क्या आएंगी, बिल्कुल सेम। लेकिन अगर आपके पास पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता, तो इनकी वैल्यू में फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो फर्क कैसे पड़ेगा, जरा देखते हो इसको। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त ये एक डिस्टेंस की डायग्राम, ये मीटर्स है और मीटर का मतलब ही डिस्टेंस है। दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास मौजूद है आपके पास क्या, डिस्टेंस की डायग्राम मीटर्स में। आप जरा गौर से देखें, मेरे पास बॉडी ने चलना शुरू किया, यहाँ से बॉडी यहाँ से चली, 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 और बॉडी यहाँ तक आई, और फिर यहाँ तक आने के बाद बॉडी यहाँ पे आके ऐसे मुड़ गई। और ये सब करने के लिए उसे यहाँ तक टाइम लगा 4 सेकेंड। ये सब करने के लिए उसे यहाँ तक टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड। दोबारा बता रहा हूँ, सुन लें। बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई थी, थिक कर रहा हूँ, बॉडी यहाँ से चलना शुरू हुई थी, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, और फिर बॉडी ने आपके पास टर्न लिया और बॉडी ऐसे पहुंची। और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे टाइम कितना लगा आपके पास, 4 सेकेंड। अगर मैं आपसे बोलूँगा मुझे आप इसकी एवरेज स्पीड बता दें, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे इसकी एवरेज स्पीड बता दें, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे, काउंट करना शुरू करें, पहले यहाँ आई तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5, एग्रीड। अब ये वापस पीछे जा रही है, तो पीछे वाला डिस्टेंस भी लेंगे ना, तो फिर ये 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 8 मीटर्स। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5, ये 0 1 2 3 4 5, अब ये पीछे जा रही है बेटे, पीछे। तो जब ये पीछे जा रही है तो तब भी तो डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो जब यहाँ पहुंची तो यहाँ से यहाँ तक 5 के बाद क्या आता है 6, फिर यहाँ पहुंचे तो कितना कवर किया 7, फिर यहाँ पहुंचे तो कितना कवर किया 8। इसका मतलब इसने जो टोटल डिस्टेंस बेटा कवर किया, वो कवर किया कितना, 8 मीटर। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 8 मीटर आ गया। जबकि टोटल टाइम मैंने आपको ऊपर मेंशन करके दिया हुआ कितना है 4, तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गई एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे आप एवरेज वेलोसिटी बता दें, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि मुझे आप एवरेज वेलोसिटी बता दें, तो एवरेज वेलोसिटी जो बनती है, एवरेज वेलोसिटी जो बनती है वो बनती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और बॉडी को जब पहुंचना है, तो बॉडी को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो अब हम डिस्प्लेसमेंट यहीं से यहाँ तक का देखेंगे, एग्रीड और नॉट। ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, तो ये किसके बराबर है 2।
टाइम कितना लग रहा है 4, तो मेरे पास टाइम तो 4 ही रहेगा, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम जितना था वही रहेगा। एक बार आपसे एवरेज स्पीड पूछी, एक बार आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी, जो चीज़ मैटर करेगी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है। तो मेरे पास यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जब बॉडी 0 पे थी तो फिर वो 2 पे पहुंची, तो मेरे पास यहाँ पे जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ 2, जबकि टाइम कितना लगा 4, तो ये बन गया मेरे पास 1/2, और 1/2 का मतलब ये बना 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास आई जनाब इसकी एवरेज वेलोसिटी, और यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मुझे बराबर नजर नहीं आ रही। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मुझे बराबर यहाँ पे नजर नहीं आ रही। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मुझे बराबर नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पाथ लेंथ इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं है। अगर तो बॉडी सीधी 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 मूव करती जा रही है ना, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। लेकिन अगर बॉडी में कहीं पे टर्निंग आनी शुरू हो गई, कहीं पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, कहीं वो मुड़ गई, कहीं वो कुछ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपके पास दोनों चेंज हो जाएंगे और डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि स्पीड रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और ये एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल वैसी निकलती है ग्राफ से जैसे कि आपके पास कोई भी आम वेलोसिटी निकलती है। ग्राफ से वैसी निकलेगी जैसे आपके पास कोई भी आम वेलोसिटी निकलेगी। मेरे ख्याल से मेरा मुंह दुख गया बोल बोल के कि ग्राफ से जब ये निकलेगी तो ये बिल्कुल वैसी ही निकलेगी जैसे कोई आम वेलोसिटी निकलती है। इसमें भी ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और नीचे टाइम आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्लोप। ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके पास टेंजेंट थीटा के ही बराबर होगी। ग्राफ से क्वेश्चन निकालने को नहीं आते, ग्राफ से डिस्टेंस मालूम करने को आते हैं पेपर में। तो हमें डिस्टेंस भी जाना है आज की क्लास में, क्योंकि मैंने कल जो टेस्ट में क्वेश्चन डाले वो डिस्टेंस के ही डाले। तो मेरे पास यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी मुझे मिली वो आपके पास यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन यानी कि टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास यहाँ पे इसका एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, देखिएगा गौर से। आपके पास टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है विच इज फाउंड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक ऐसी वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हो, एक ऐसी वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाए, एक ऐसी वेलोसिटी जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट की जाए। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा। लम्हा वो चीज होती है जो पलक झपकते गुजर जाती है। लम्हा वो चीज होती है जो पलक झपकते गुजर जाती है। झपकते नहीं लिखना आ रहा मुझे, सॉरी, तो मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो लम्हा वो चीज होती है जो आपके पास पलक झपकते ही गुजर जाती है। अब लम्हे के अंदर जो टाइम होता है ना, वो जीरो से बहुत करीब होता है। लम्हे के अंदर जो टाइम होता है वो जीरो के बहुत करीब होता है। और याद रखिएगा, मैथ्स में एक फैक्टर होता है, जिस तरीके से मैथ्स में एक फंक्शन होता है। आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट है ना, तो आपको नहीं पता होगा। जिस तरह मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आप यूज हुए हैं, आपने इनको फिजिक्स में भी पढ़ा है और आपने इनको केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं पढ़ा है। तो आपके पास ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, जिस तरह आपने मैट्रिक में लॉग पढ़ा था, इस तरीके से आपने एक जगह पे एल एन पढ़ा। इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब आप साइन इनवर्स लेते हैं, निकाल लेंगे कॉस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरह मैथ्स में एक और फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं लिमिट। वो आपके पास लिमिट कहलाता है। और ये लिमिट का फैक्टर वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जीरो के करीब होता है। तो यहाँ पे आपके पास जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली जाती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसमें टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होती है। सिर्फ टाइम की वैल्यू छोटी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है। इसको मैं डेल्टा टी कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी, मैं भी बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनने और मैं भी बता रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी इन विच टाइम अप्रोचेस टू जीरो, जिसमें टाइम की वैल्यू बहुत छोटी रखी जाती है। और जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है, इसका मतलब टाइम जीरो के करीब है। और अगर टाइम जीरो के करीब होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास जो है वो जीरो से करीब ही होगा, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी बहुत कम कवर करेगी। अब ये जो टाइम है ना, अब हमें पास जब भी वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है ना, सुनिएगा, तो वेलोसिटी हमेशा कैलकुलेट करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम। जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डेफिनेशन कहती है वो है पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उसमें तस्कर आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम का, उसमें तस्कर आ रहा है पॉइंट ऑफ टाइम का।
लेकिन मैं आपसे एक जुमला क्या बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी पीरियड ऑफ टाइम के बगैर कैलकुलेट नहीं की जा सकती। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो टाइम पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक लेना है, 0 से 1 तक लेना है, 1 से 2 तक लेना है, या 2 से 3 तक लेना है, या 3 से 4 तक लेना है। तो ये लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ टाइम के बगैर वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। दोबारा बोल रहा हूँ, 36 बार बोल चुका हूँ, अब 38वीं बार बोल रहा हूँ, पीरियड ऑफ टाइम के बगैर वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। अगर आपके पास यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर यहाँ पे एक चीज लिखी है कि वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसका मतलब टाइम की एक फिक्स वैल्यू है। पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब टाइम की एक फिक्स वैल्यू है, टाइम की एक फिक्स वैल्यू है। जबकि जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का भी चेंज आता है, टाइम का भी चेंज आता है। जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट का भी चेंज आता है, टाइम का भी चेंज आता है। यहाँ से मैंने लास्ट क्लास में 10 बार वेलोसिटी निकलवाई थी। मैंने कहा था कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अगर मैं कह रहा हूँ कि आपसे ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपके पास टाइम है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ की आप जो वेलोसिटी निकाल के दिखाएं, और मैंने कहा मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाल के दिखाएं, तो आप ये लेते और ये लेते, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता, जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, और जिसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया टाइम का चेंज। दिस इज पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे तो आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बोल रहा है, और पर्टिकुलर टाइम का मतलब क्या है कि टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ी सी ऊपर लेवल की बात है, समझना है तो समझें, सर से गुजारनी है तो गुजारें, लेकिन मुझे पढ़ानी है। जब टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब अगर मुझे 5 सेकंड के ऊपर निकालनी है और 5 सेकंड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मुझे जो टाइम का चेंज चाहिए होता है ना, तो 5 माइनस 5, आंसर क्या आ गया 0। जब टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट लेट्स सपोज 5 पे 10 मीटर था, तो 10 माइनस 10 दोनों कैंसिल के, आंसर क्या है 0। और अगर मैं यहाँ पे 0/0 पुट करूंगा तो मैथ्स में 0/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका आज तक कोई आंसर ही नहीं दे सका। 0/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है तो यू डोंट हैव एनी अवेयरनेस अबाउट इट। कोई जो अच्छा बच्चा हो ना मैथ्स से पढ़ने वाला, उससे पूछेगा कि 0/0 क्या होती है, तो 0/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इसका आपके पास कोई आज तक कभी तस्करा ही नहीं आया कि इसका कोई सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपके पास जो है वो 0/0 दे रहा है, अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं। इसका हमें सॉल्यूशन दिया था न्यूटन ने, इसका हमें सॉल्यूशन दिया था न्यूटन ने। और न्यूटन ने कहा था हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आसानी मालूम कर सकते हैं। सुनने गौर से, न्यूटन ने कहा था हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आसानी मालूम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं उसको देखें, लिसन। अगर आपके पास लेट सपोज एक ग्राफ है, इससे चार्ट छोड़ें, डायरेक्ट ग्राफ से समझते हैं इसको। अगर लेट सपोज आपके पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पे टाइम आ रहा है 1, और फिर यहाँ पे आ रहा है 2। ठीक है, अब फर्ज करने की ये पॉइंट यहाँ पर था और ये पॉइंट यहाँ पे था, और ये ग्राफ आपके पास जो आया ये ऐसे आया कर्व। अब मुझे मालूम करना है कि इसकी जो है वो, मैंने गड़बड़ करी है, 0 नहीं होगा, दैट विल बी 1, भाई इसको 1 कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे अब मुझे इसकी मालूम करनी है, लिसन। 1 सेकंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। टॉपिक छोटा सा ऐसे भी आगे बढ़ सकता था लेकिन बढ़ना नहीं चाहता। 1 सेकंड के ऊपर मालूम करना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है। तो न्यूटन ने कहा जब आप 1 सेकंड की बात करेंगे ना, तो क्योंकि वेलोसिटी में आता है पीरियड ऑफ टाइम, क्या आता है पीरियड ऑफ टाइम, तो आप एक काम करेंगे, आप एक परपेंडिकुलर गिराएंगे 1 से, देखें 1 से, और एक जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके बिल्कुल नियरेस्ट टाइम से। नियरेस्ट टाइम का मतलब जो इसके बहुत करीब हो, और इसके करीब बहुत कौन सा हो सकता है, 1.0001, या फिर 1.001, या फिर 1.0001, इस तरह ये इसकी नियरेस्ट टाइम से। तो जब आप ये वाला पीरियड ऑफ टाइम लेंगे, यानी कि 1.0001 या 1.001 या 1.001, और इसमें से 1 को माइनस करेंगे, डिड यू गेट माय पॉइंट, तो आपके पास एग्जैक्टली जो वेलोसिटी आएगी वो तकरीबन 1 सेकंड की वेलोसिटी के बराबर आएगी। वेलोसिटी निकालने का तरीका एक ही है, और वो ये है कि जब जब आपको निकालनी है वेलोसिटी, ये पॉइंट लिया, यहाँ लिया, इसको माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को माइनस किया, और आपको क्या मिल गई, वेलोसिटी। ये हाईएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, माइनस का डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहाँ पे हायर टाइम, यहाँ पे लोअर टाइम, माइनस का टाइम आ गया, आपको वेलोसिटी मिल गई।
वेलोसिटी निकालने का तरीका तो ये, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जब निकलेगी तो इसी तरीके से निकलेगी। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपने यहाँ पे टाइम 2 कर दिया, या आपने यहाँ पे टाइम 3 कर दिया, या आपने टाइम 4 कर दिया, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टाइम बहुत छोटा होगा, निकलेगी वैसे ही जैसे निकलती है। कैसे निकलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? आपके पास एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक डिस्प्लेसमेंट का पीरियड होगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन यहाँ जो पीरियड ऑफ टाइम आएगा वो इंस्टेंट के बहुत क्लोज होगा, और जब इंस्टेंट के बहुत क्लोज होगा और फिर हम उन क्लोज इंस्टेंट को रख के वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो फिर हमें जाके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, जो ऑलमोस्ट 99.9% 1 सेकंड की ही आपको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए तभी हम कहते हैं कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट अप्रोचेस टू जीरो। तो टाइम भी यहाँ पे अप्रोच टू जीरो करता है और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे अप्रोच टू जीरो करता है। तो जब जब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो उसमें टाइम की वैल्यू बहुत छोटी होती है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसी इंस्टेंट की, उसी लम्हे की वेलोसिटी को आपने मालूम करना है कि उस लम्हे आपके पास कितनी वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तभी तो जब इसका फॉर्मूला आता है, तो इसको हम लिखते हैं VINS, और यहाँ पे हम लगाते हैं लिमिट। लिमिट को हम बोलते हैं LT या LIM, और यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट और नीचे लिखते हैं T अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट और T अप्रोचेस टू जीरो, और ऊपर आता है डेल्टा S और नीचे आता है डेल्टा T। ये आपको मिल गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपके पास स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होते हैं, अगर आपके पास स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, सुन लें, और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाए, बार बार ये एमसीक्यू पेपर में आता है, ध्यान में रखिएगा। अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए, अगर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाए, तो बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। और मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि मैंने आपको ना बताया हो, मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉर्मली वैलिड करती है फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि ज्यादा देर तक बॉडी अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन को सेम नहीं रख सकती। तो आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वैलिड करती है। तो अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और अगर एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे हमने ग्राफ से निकाली और अगर एवरेज वेलोसिटी दोनों फॉर एग्जांपल बराबर आ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैल्यू नहीं होती, ये हमेशा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वैलिड होती है। लेकिन जब वो आपको एमसीक्यू देंगे तो दे विल नॉट मेंशन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जस्ट यू नीड टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। एंड इफ देयर इज मेंशन दैट इफ अ बॉडी instantaneous velocity and average velocity becomes equal, then the body moves with uniform velocity. अगर बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी तो बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। जी बेटा। जी साइमन बोलिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप थोड़ा होल्ड करें, मैं आपके लेक्चर के एंड पे आके मिलता हूँ, क्योंकि आई एम अनएबल टू हियर योर वॉइस क्लियरली। ठीक, तो ये बात हमारे पास यहाँ पे हुई जो मैंने यहाँ पे आपको बताई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हिसाब से। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी बॉडी जो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे ले रहे हैं ये आपके पास अगर एक बॉडी है, आपके पास अगर एक बॉडी है और वो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इनटू इक्वल हाफ्स, अगर आपके पास एक बॉडी है जो कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इनटू इक्वल हाफ्स, अगर आपके पास एक बॉडी है जो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इनटू इक्वल हाफ्स में, एक बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस
और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। 2 इक्वल हाफ्स का मतलब ये है कि जितना उसने एक हाफ में डिस्टेंस कवर किया उतना उसने एक हाफ में डिस्टेंस कवर किया। और पहले पार्ट की वेलोसिटी है v1 और दूसरे पार्ट की वेलोसिटी है v2। तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखें मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक भी एस कवर किया, यानी कि ए से लेके बी तक, और बी से लेके सी तक भी उसने एस कवर किया, और आपके पास ए से लेके बी तक की वेलोसिटी है v1 और टाइम है t1, और बी से लेके सी तक की वेलोसिटी है v2 और टाइम है t2। तो आपको बताना है कि आपके पास यहाँ पे उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी। इन शॉर्ट वी वांट टू ड्राइव अ जनरल फार्मूला। इन शॉर्ट वी वांट टू ड्राइव अ जनरल फार्मूला। एग्जाम में अक्सर जनरल फार्मूले आ जाते हैं, एग्जाम में अक्सर जनरल फार्मूले आ जाते हैं। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये आपके एनटीएस का ही क्वेश्चन है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये आपके एनटीएस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल ये एक बच्चा है जिसका नाम है उमर, उसने ए से लेके बी तक आपके पास एस कवर किया और बी से लेके सी तक भी आपके पास एस कवर किया। दोनों हाफ्स क्या हैं, बिल्कुल सेम। एक पार्ट की वेलोसिटी v1, एक पार्ट की वेलोसिटी v2, एक का टाइम है t1 और एक का टाइम है t2, और आपको बताना है कि आपके पास यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी का जनरल फार्मूला क्या बनेगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ जनरल फार्मूला, मेरी बातों को जरा गौर से सुन लीजिएगा। यहाँ पे जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो बराबर आएगी 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज वेलोसिटी मैं बताता हूँ कैसे आएगी, फिलहाल याद रखें। यहाँ जो एवरेज वेलोसिटी बराबर आएगी वो बराबर आएगी किसके, 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। वो आपके पास 2v1v2 डिवाइडेड बाय 2v1 v1 प्लस v2 के आपके पास वो इक्विवेलेंट आएगी। आइए जरा जानते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस या अपॉन टोटल टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है जरा गौर से देखें। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने रेड लाइन बना दी, ये भी s और ये भी s, तो s प्लस s क्या बन गया, 2s। ये मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। s प्लस s क्या बन गया, 2s। अब टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम को मैंने स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर दिया। अब टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम को मैंने स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको पता है ना कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है ना। अगर नहीं पता तो पता चल जाएगा, वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो टोटल टाइम होगा ये t1 प्लस t2 के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि आपको पहले यहाँ का t1 पता होना चाहिए, आपको यहाँ का t2 पता होना चाहिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद ही आपको मिलेगा ना टोटल टाइम। तो वही चीज़ तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपसे कि मुझे अगर टोटल टाइम चाहिए तो मुझे पहले पार्ट का टाइम चाहिए, मुझे दूसरे पार्ट का टाइम चाहिए। जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो जाके मुझे आपके पास टोटल टाइम मिलेगा। मुझे पता है कि मेरे पास v बराबर होता है s अपॉन टी, तो t बराबर हो जाएगा s अपॉन वी। स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t और v की पोजीशन चेंज करें तो t बराबर s अपॉन वी। तो t1 बराबर हो गया s अपॉन v1 और t2 बराबर हो गया s अपॉन v2। t1 बराबर हो गया s अपॉन v1 और t2 बराबर हो गया s अपॉन v2। t1 बराबर हो गया s अपॉन v1, t2 बराबर हो गया s अपॉन v2। ये इस पार्ट का टाइम आ गया, इस पार्ट का टाइम आ गया। आपको टोटल टाइम चाहिए, दोनों को ऐड मारें। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो t1 प्लस t2, तो ये बना आपके पास s अपॉन v1 और ये बना आपके पास s अपॉन v2। ऊपर से s कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। v1 और v2 को एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ गया v1 v2, और ऊपर इनकी पोजीशन कर दी इंटरचेंज, क्योंकि जब दो सेम रेसिप्रोकल्स होते हैं तो ऊपर इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो ये बन गया v2 प्लस v1। तो ये आपको क्या मिल गया, टोटल टाइम। अब ये टोटल टाइम उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये टोटल टाइम उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दें। v बार बराबर है 2s अपॉन टी, तो v बार बराबर है 2s अपॉन टी, तो 2s ऐसे ही आ गया। टाइम कितना आया, ये s v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। ऊपर वाले s से नीचे वाला s कैंसिल, ये v1 v2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये बना 2v1 v2
और नीचे आ गया v1 प्लस v2। ये आपको मिल गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, ये आपको मिल गई इसकी एवरेज वेलोसिटी, और ये मेरे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मेरे पास आया, जो आपने यहाँ पे देखा कि इसकी एवरेज वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर आ रही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब आपके पास दो बॉडीज इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं, मतलब उनका अगर डिस्टेंस दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी का जनरल फार्मूला याद रखिएगा 2v1v2, और नीचे आपके पास जो होगा वो v1 प्लस v2 के बराबर होगा। तो मेरे पास v1 प्लस v2 के बराबर आ गया। ठीक, तो ये मेरे पास बात थी यहाँ पे किसकी, एवरेज वेलोसिटी की, जो आपने यहाँ पे इस बात को करके देखा कि एवरेज वेलोसिटी आपके पास जो है वो किस चीज़ के बराबर आ रही है और उसको हम किस चीज़ के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बात समझा दी कि आपके पास वो किसके बराबर आ रही है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मुझे ना यकीन नहीं आ रहा कि मतलब ये आपको भी यकीन नहीं आ रहा कि ये वैसी वेलोसिटी दे रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वाली, या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वेलोसिटी वाली जो है वेलोसिटी नहीं दे रहा। तो उसके लिए काम करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। आइए तरह वेरीफाई करें, इस फॉर्मूले को हम करने जा रहे हैं वेरीफाई। मेरे पास पहले बॉडी की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, फिर बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और दोनों डिस्टेंस सेम थे, दोनों डिस्टेंस मैंने ले ली 1 मीटर। दोनों डिस्टेंस सेम थे तो मैंने दोनों डिस्टेंस कितने ले ली, 1 मीटर। आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसी के बराबर होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, S1 S2 1 + 1, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 + 1, टोटल टाइम T1 + T2, टोटल टाइम बन गया T1 + T2। अभी अभी पढ़ाया था S बराबर है V/T के, तो T बराबर हो जाएगा V/S के। तो आपके पास जो T1 बन जाएगा वो बन जाएगा V1/S1। देखते रहे इसको, T1 + 1 आपके पास हो गया 2, और ये आपके पास आ गया V1/S1, तो V1 कितना है 3, और आपके पास यस, तो आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा V1/S1। तो आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया S = VT, तो V = फॉर्मूला मैंने उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी। फॉर्मूला आपके पास होता है S = VT, तो T माय मिस्टेक, तो T S/V। तो आपके पास जो T1 होगा वो बराबर हो जाएगा S/V1। तो S आपके पास कितना है 1, और V1 कितना है 3, तो यहाँ पे आ गया 1/3। फिर इस तरह T2 किसके बराबर होगा, S/V2। तो S कितना है आपके पास 1, और T2 कितना है आपके पास, यहाँ पे V2 कितना आपके पास 10। अब मैंने जनरल एग्जाम्पल लिए ऐसे, अभी 2 ऐसे आ गया। अब यहाँ देखिए 3 और 10 का एलसीएम मेरे पास आ गया 30, एग्रीड। 3 और 10 हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 3 और 10 का एलसीएम आ गया 30। जो एलसीएम होता है वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है, तो 1/3 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3, 3 10 30, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर दूसरा फ्रैक्शन आया मेरे पास 1/10, 1/10 को मैंने 30 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 1 10, 10 3 30, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3। अब ये डिनोमिनेटर है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड होते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 32 से मल्टीप्लाई होके बना लेगा 60, जबकि ये 10 और 3 इनको ऐड करें तो कितना आया 13। तो V बार आपको मिल गया 60/13। या आपने डायरेक्ट निकाला जैसे आप निकालते हुए आते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब इसको वेरीफाई करें जो फॉर्मूला आपने निकाला उससे, और आपने कौन सा फॉर्मूला निकाला 2v1v2/v1 + v2। इसको इससे वेरीफाई करें तो क्या आपको आंसर सेम मिल रहा है या आपको आंसर सेम नहीं मिल रहा। तो मैंने इसको इससे वेरीफाई किया, v बार बराबर होता है 2v1v2/v1 + v2। तो 2 v1 की वैल्यू है 3 और v2 की वैल्यू कितनी है 10, और v1 + v2 का मतलब 3 + 10। तो आपके पास ये बन गया 10 × 3 30, 30 × 2 60, और ये आपके पास आ गया 13। तो ये आपको मिल गया कितना 60/13। But one thing I must tell you, this formula is only valid when your body covers equal displacement in two halves. जब आपकी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे टू हाफ्स में, जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे टू हाफ्स में, यानी कि आपके पास जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक, तो उस वक्त एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी 2v1v2/v1 + v2।
अब थोड़ा सा एक और समझा देता हूँ बात, सही है? ऐसी बस एमसीक्यूज के लिए बन रही है बात, तो बता देता हूँ। अगर आपके पास यही बॉडी 3 बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती, एस एस और एस, अगर आपके पास यही बॉडी 3 बार इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती, एस एस और एस, और आपसे पूछा जाता है कि अब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी बनती 3v1 v2 v3, और नीचे इन तीनों के कॉम्बिनेशंस आते हैं। तीनों के कॉम्बिनेशंस क्या कॉम्बिनेशंस? v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, फिर ये इनकी एवरेज वेलोसिटी बनती है। अगर आपके पास ये 3 इक्वल डिस्टेंस के अंदर मूव करेगा और आपको फिर इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तो ये बराबर होगा 3v1 v2 v3, और नीचे आएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। जितनी नॉलेज है कम से कम उतनी नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये एस ये एस अगर ये 3 इक्वल हाफ में मतलब कि मूव करेगी तो उसका ये फॉर्मूला बनेगा। और जब 2 इक्वल हाफ में कर रही थी तो मेरे ख्याल से अब तो रट गया होगा और आप लोग भी कह रहे होंगे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे चीज़ हो गई जो हमने यहाँ पे इसको देखा, एनालाइज किया। वेलोसिटी का तस्करा हो गया ख़त्म। मुझे लग रहा है मैं आज ग्राफ्स तक नहीं पहुँच पाऊंगा। अब जो टॉपिक आपका आता है वो आता है एक्सेलरेशन का। अब जो टॉपिक आपके पास आता है वो आता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जब जब आपके पास बॉडी की वेलोसिटी में आता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब जब आपके पास बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम बोलते हैं उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज मस्ट है, बस याद रखिएगा। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज मस्ट। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेरिएबल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो। आपके पास अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन आता ही उस वक्त है जब आपके पास बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो बेसिकली आपके पास चेंज अपने अंदर डेवलप करती है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो तभी उसके अंदर जाके प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। तो बॉडी की वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अगर चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? vf minus vi upon t. This is the basic formula to calculate acceleration. This vf minus vi represents change in velocity. ये change in velocity को represent करता है, और this t represents obviously बात है time, और acceleration is measured in meter per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर होती है। Acceleration is supposed to be a vector quantity. ये वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर आपके पास जो है वो डिपेंड करती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके साथ साथ इसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की लाइन पे पाई जाती है। दो दे कैन बी सेम, दो दे कैन बी ऑपोजिट, लेकिन यह आपके पास अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर बॉडी का लीनियर मोशन है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन की या तो पैरेलल होगी या ऑपोजिट होगी। तो आपके पास एक्सेलरेशन के बारे में ये बात होगी कि एक्सेलरेशन आपके पास जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त होता है जब बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करे। जब बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करती है तो उस वक्त पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या मतलब है इसका? इंक्रीजिंग पहले होती है इनिशियल, बाद में होती है फाइनल। तो सबसे पहले हमारे जहन में इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना। तो बढ़ती कोई चीज़ कब है? जब पहले कम हो और बाद में ज़्यादा। तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कम और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त भी होता है जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो। जब कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, या जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होता है vi जीरो, और अंडरस्टूड सी बात है कि जब वो मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और इसके साथ साथ याद रखिएगा आपके पास बॉडी की जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है इसका मतलब पहले कम बाद में ज़्यादा, तो उस वक्त आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव करेगा।
जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और उनके बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है और उनके बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री। तो व्हेन velocity and acceleration are parallel, then theta must be equal to 0 and they have the same direction. अगर बात की जाती है आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन की, अगर बात की जाती है आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन की, तो हमें पता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास उस वक्त आता है जब आपकी बॉडी डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करे। नेगेटिव एक्सेलरेशन आपके पास उस वक्त आता है व्हेन योर बॉडी मूव्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन जिसके अंदर बॉडी डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करे, उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पहले ज़्यादा थी और बाद में कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर बॉडी की वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा और फाइनल वेलोसिटी कम हो, तो उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं क्या, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त प्रोड्यूस हो जाता है नॉर्मली जब आपके पास कोई भी सडनली मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अचानक से रेस्ट में आ जाएगा, तो उस वक्त भी उसके अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो पहले चल रहा था तो वेलोसिटी थी और जब वो रेस्ट में आ गया तो वेलोसिटी नहीं है। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो गई, 0। तो जब कोई बॉडी चलती चलती रेस्ट में आती है तो फाइनल वेलोसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, 0। तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट होते हैं और इनकी डायरेक्शन होती है एंटी पैरेलल। नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होते हैं और इनकी डायरेक्शन होती है एंटी पैरेलल। ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं और इनकी टेल्स के बीच में एंगल बनता है 180 डिग्री का। तो इनकी टेल्स के बीच में आपके पास 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आपके पास बॉडी की वेलोसिटी जो है वो फॉर एग्जांपल डिक्रीज हो रही है, अगर आपके पास बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है लेकिन जीरो नहीं हुई, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डीसेलरेशन। अगर बॉडी की वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज हो रही है बट नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 नहीं हुई, तो वो कहलाएगा उस वक्त डीसेलरेशन। उसको हम डीसेलरेशन का नाम देंगे। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लाइक 5 से 3 जा रही है, लाइक 10 से 8 जा रही है, लाइक 10 से 7 जा रही है, 5 जा रही है, तो अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन 0 नहीं हो रही, तो वो कहलाएगा आपके पास डीसेलरेशन। लेकिन अगर आपके पास बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है, अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिड्यूसेस टू 0, तो फिर उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। वो रिटार्डेशन कहलाता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हैं, एक डीसेलरेशन और एक रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हैं, एक डीसेलरेशन और एक रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हैं, एक डीसेलरेशन और एक रिटार्डेशन। एक को हम डीसेलरेशन का नाम देते हैं और एक को हम रिटार्डेशन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये कुछ बात थी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड हुई आपकी, और इसमें आपने यहाँ पे इसको देखा कि आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको नहीं कहेंगे क्योंकि इसका आंसर माइनस में आएगा। क्योंकि अगर आपके पास वी आई ज़्यादा है और वी एफ कम है, तो अगर ये 3 है और ये 8 है, तो फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई। अगर ये 8 है और ये 3 है, तो फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई। तो इसका मतलब ये बनेगा 3 माइनस 8 और 3 माइनस 8 विल रिजल्ट इन -5। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर बॉडी की वेलोसिटी आपके पास डिक्रीज होगी तो। ठीक, ये आपके पास बात थी नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो हमने यहाँ पर देखी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उस वक्त आता है अगर बॉडी के अंदर अकर हो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर बॉडी के अंदर अकर हो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में।
हमारे पूरे कोर्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही, अभी से बता रहा हूँ, हमारे पूरे कोर्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। मैंने अपना जुमला फिर रिपीट कर दिया आपको ना, हमारे पूरे कोर्स में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। अगर आपके पास इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अगर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस वक्त आपकी बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अगर आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होने का मतलब क्या है, तो आपने बोलना है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारे बेवकूफ़ होते हैं, मैं बेवकूफ़ों की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। किस बेवकूफ़ ने कहा है आपसे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन सेम और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर 5 होगा तो शुरू से लेके आखिर तक 5 ही रहेगा। अगर 10 होगा तो शुरू से लेके आखिर तक 10 ही रहेगा। अगर 20 होगा तो शुरू से लेके आखिर तक 20 रहेगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन सेम, और एक्सेलरेशन कोई भी हो वेलोसिटी का चेंज आना जरूरी होता है। एक्सेलरेशन कोई भी हो वेलोसिटी का चेंज आना जरूरी होता है। इसमें जो वेलोसिटी का चेंज आता है वो इस तरीके से आता है कि यहाँ पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी में डेवलप होते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मिसाल दे रहा हूँ, देख लें। मिसाल दे रहा हूँ, देख लें। यहाँ पर मेरे पास आएगी वेलोसिटी और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है टाइम। ये आपके पास बॉडी है। बॉडी की वेलोसिटी बनी 3 मीटर पर सेकेंड और उसको टाइम लगा 1 सेकेंड। फिर बॉडी की वेलोसिटी बनी कितनी? 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड। 2 सेकेंड कहाँ से कहाँ तक है? सुनने कहाँ से कहाँ तक है? शुरू से लेके यहाँ तक। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोबारा, शुरू से लेके आखिर तक ये 2 सेकेंड है। फिर बॉडी की वेलोसिटी बनी 9 मीटर पर सेकेंड और ये शुरू से लेके आखिर तक उसको टाइम लगा 3 सेकेंड। पहले तो चेक करते हैं क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल आ रहा है। 0 से बनी 3, 3 से बनी 6, 6 से बनी 9। एग्रीड। हर पार्ट का चेंज इन वेलोसिटी निकालनी, यहीं पर निकालें, इसी डायग्राम में निकालें। हर पार्ट का चेंज इन वेलोसिटी निकालें इसी डायग्राम में। देखें, पहले मैंने इसका निकाला, तो दिस इज वी आई एंड दिस इज वी एफ। तो वी एफ माइनस वी आई कितना होगा? 3 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगले वाले का, अब ये अगला इंटरवल नहीं, अब ये बन जाएगा वी आई और ये बन जाएगा वी एफ। तो 6 माइनस 3, आंसर कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगला, नाउ इट वुड बिकम वी आई एंड इट वुड बिकम वी एफ। तो 9 माइनस 6 आपके पास कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी मिल रही? बिल्कुल। अब टाइम में चेक करते हैं। यहाँ टाइम हुआ 0 से लेके कितना? 1, तो 1 सेकेंड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब आगे सुनिए, फिर जब बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंची तो टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। मुझे सिर्फ इस इंटरवल का टाइम चाहिए। दोबारा देखें, सिर्फ इस इंटरवल का टाइम। यहाँ से शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? 2। शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? 2 और शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? 1। जिनको मैं भी पीले कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखें, शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? 2। फिर शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? 1। तो इस इंटरवल का टाइम 2 माइनस 1, तो अगेन कितना आया? 1 सेकेंड। फिर शुरू से लेके, अब मैं यूज कर रहा हूँ ग्रीन पेन, शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? टाइम 3। मुझे सिर्फ इस इंटरवल का चाहिए और शुरू से लेके यहाँ तक कितना है? 2। तो यहाँ भी टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो जब भी मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा, मुझे एक्सेलरेशन का आंसर बिल्कुल सेम मिलेगा। ये सारी बहुत गंदगी मच गई ना, बहुत ज़्यादा गंदगी मच गई। ये समझ में आ गया आपको, मुझे उम्मीद है। अब मैं ज़रा आगे इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूँ ताकि आप इसको और क्लियरली देखें। ये था 3, ये था 1, यहाँ था 6, यहाँ पर था 2, यहाँ पर था 9 और यहाँ पर था 3, ये 0 था। अब अगर मैं बोलूँ इस इंटरवल का एक्सेलरेशन निकालने, तो एक्सेलरेशन होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी।
VF कितना है 3, VI कितना है 0, टाइम कितना है 1, 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो 3/1 का मतलब 3, तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब निकालें इस येलो वाले पार्ट का, येलो वाले पार्ट का। तो येलो वाले पार्ट का जब मैंने निकाला, मैं येलो कलर से ही निकालना है इसको। अब ये बन जाएगा VF 6 और ये बन जाएगा VI कितना 3। ठीक है, टाइम चेक कर लें। ये जो 2 है ये शुरू से लेके यहाँ तक है, और ये जो 1 है ये भी शुरू से लेके यहाँ तक है। मुझे सिर्फ इस इंटरवल का टाइम चाहिए। तो 1 तो पहले ही गुजर गया था, और 2 बनने के लिए कितना लगा 1 सेकेंड, तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई अगेन कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह जब मैं इस ग्रीन वाले पोर्शन का निकालूंगा, तो दिस इज VI एंड दिस इज VF, तो ये बन जाएगा मेरे पास 9 - 6, और टाइम शुरू से लेके यहाँ तक 2 सेकेंड था, और शुरू से लेके यहाँ तक 3 सेकेंड था। तो इस इंटरवल का टाइम 3 - 2 1 सेकेंड, तो अगेन एक्सेलरेशन कितनी आई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चेक कर लें, आप चेक कर लें, हर पार्ट के ऊपर एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम आ रही है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बेवकूफ होंगे आप अगर आपने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब 0, बेवकूफ होंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू लेकिन सेम, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज लाजमी आएगा। कैसा आएगा, इक्वल। कैसा आएगा, इक्वल। इक्वल कैसा आ रहा है देख लें, 3 3 3, टाइम भी 1 1 1, तो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अकर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम प्रैक्टिकली नॉर्मली एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ी बहुत कंसिडर की जा सकती है, लेकिन ऑल्दो इसमें चेंज आता है, लेकिन अर्थ से अगर नियर देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Acceleration due to gravity, motion under gravity is an example of what? Acceleration due to gravity, motion under gravity, uniform acceleration example है। क्योंकि जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये बात हम पढ़ चुके हैं। तो चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, एक्सेलरेशन आपके पास प्रोड्यूस होता है उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात हुई। हमारी जो 3 इक्वेशंस है ना, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट ऑब्वियसली बात है मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। VF इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू AT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। वो इक्वेशंस जो वैलिड है ना, वो सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। जब उनको ड्राइव किया गया था तो ये बेस बना के ड्राइव किया गया था। यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैंने एक आध क्वेश्चन शायद ग्राफ का डाल दिया हो, उसको काइंडली करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी दोनों क्लासेस वीकेंड के ऊपर आती हैं, और मुझे आइडिया नहीं होता कि मैं कितना कोर्स आपको उन 2 क्लासेस में करा पाऊंगा और कितना नहीं करा पाऊंगा, जबकि टेस्ट मुझे मंडे ट्यूसडे तक बना के देना होता है। तो आप मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। तो टेस्ट में कोई एक आध सवाल हो सकता है ग्राफ का आ गया हो, आसान क्वेश्चन होगा, अगर पढ़कर करेंगे तो याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला लिख लें चाहे तो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, ये कहलाएगी बेस और ये कहलाएगा एल्टीट्यूड। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लें, जो कहलाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लें, जो कहलाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ बहुत, अब मैंने सारे हिंट दे दिए आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ ना पढ़ाई वो टेस्ट में आए, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको गाइड कर रहा हूँ। मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लेंथ इनटू ब्रेथ। एल्टीट्यूड ये होगा जो परपेंडिकुलर होता है, और बेस ये होगी। अगर इतना बताने के बावजूद भी अगर कल का क्वेश्चन किसी बच्चे ने नहीं करा ना, तो इसका मतलब उसके पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा अगर ये तीनों फॉर्मूले बताने के बावजूद भी अगर किसी ने कल का क्वेश्चन नहीं करा, तो इसका मतलब उसके पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, और उसने मेरी बात पे गौर ही नहीं किया। जी साइमन, आप लोग बाकी बायो की क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं। स्लाइड्स मिट गई। आप लोग बाकी बच्चे बायो की क्लास में शिफ्ट कर सकते हैं, और जिनको सवाल पूछना है मैं उनके सवाल अटेंड कर लेता हूँ। जी साइमन बोलिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैंने पूछा था कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें भी एवरेज एक्सेलरेशन जो वही है वो कॉन्सेप्ट है। हाँ इंस्टेंटेनियस हाँ एक्सेलरेशन के हाँ, बराबर बिल्कुल होगा। वैसे ही होगा। और सर जो इसमें एवरेज ले रहे हैं वो लार्ज डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं या स्मॉल? स्मॉल स्मॉल, एवरेज में हमेशा स्मॉल आती है, इंस्टेंटेनियस में भी स्मॉल। सर एवरेज तो तब यूज़ करते हैं जब काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। आप एवरेज एक्सेलरेशन जो है ना हमारा, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। जब आप नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालेंगे उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक और सर। इंस्टेंटेनियस यस सर। एक्सेलरेशन जो होता है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। तो अगर एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी। ठीक सर। सर ये जो नॉर्मल हम ले रहे होते हैं ये एवरेज होता है। हाँ, ये एवरेज होता है। ठीक इसको हम सर, एवरेज थैंक यू। एक्सेलरेशन भी कहते हैं। यू आर वेलकम।